प्रणाम दोस्तों। आज हम लोगों का तीसरा दिन है जब हम एक नए ढंग से स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को इतना शक्तिशाली बनाएं या ऐसा कह लीजिए कि उसकी जो शक्तियां खो गई हैं वापस लौटा लें कि वही हमारा इलाज सही से कर सके। तो इस विषय पे जो बातें अभी तक हुई हैं, तो पिछले 2 दिनों में जो बातें हुई हैं, यदि आप लोगों ने वो नहीं सुनी हैं, तो अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद आप लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा। और रिपीटली रिपीटली अगर मैं वही बातें करूँगा हर बार, तो उससे आपका समय ज़ाया होगा। तो जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो वीडियोज़ देख लें, वरना शायद वो इस चीज़ को एकदम पकड़ नहीं पाएँगे। तो हम शुरुआत करेंगे आज कुछ प्रश्नों के साथ, जो प्रश्न आए हैं, और उन प्रश्नों के साथ चर्चा करना बातों को आगे बढ़ाना ले जाएगा। तो पहला एक प्रश्न है, ये एस राजा जी का। प्रणाम गुरु जी। मेरा नाम राजा तिवारी है, शम्मी राजा तिवारी। आज आपने स्वास्थ्य के संबंध में जो बातें बताई हैं वो सहज बोध के स्तर पर शुद्ध प्रतीत हो रही हैं, और नेचुरोपैथी के बारे में आपने जो शिक्षा दी है वह अद्भुत है, अमूल्य है, स्वर्ण है। और मैं समस्त मानव जाति की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि मैं बुद्धि के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ आपके द्वारा। आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे सवाल हैं, 3 सवाल हैं बुद्धि को लेकर। कि पहला ये कि भौतिक स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, दूसरा ये कि बुद्धि क्या होती है, तीसरा बुद्धिमान होना क्या होता है। क्योंकि अमूमन देखा गया है गुरुजी, जो लोग बहुत सारे काम आसानी से कर पाते हैं और फिर भी उन्हें टेंशन नहीं होती, वे किसी बात में उलझते नहीं है, तो ये समझा जाता है कि वह बुद्धिमान है और समझदार है। तो क्या यही बुद्धि का स्तर आकलन करने का तरीका है? और दूसरा ये कि हम अपनी बुद्धि को कैसे उस चरम सीमा तक ले जाएं जहां पर हम चीजों को उस नजरिए से देख पाए जहां पर नॉर्मल इंसान की नजर नहीं जाती। तो बस ये मेरा सवाल है। धन्यवाद गुरु जी। देखो, आपने बुद्धि के संबंध में जो बात कही है, उसमें कुछ बातें समझ लेनी है। सच बात तो ये है कि इस प्रश्न को करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आपने संधि विच्छेद को सही से जिया होता। बुद्धिमान का अगर संधि विच्छेद करें, तो जो हम कहते हैं कि जो मान कर चलते हैं और उसको जीते हैं, जो बुद्धि ने मान लिया, तो उसे हम बुद्धिमान की श्रेणी में लाते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही समझें कि हमें एक सिस्टम ने जो चीज़ें सिखाई हैं, वो हमने कैच कर ली हैं, और जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से कैच कर ली हैं, उतना ही हम बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि कार ड्राइव करनी है तो लेफ्ट साइड ड्राइव करनी है, रेड लाइट देख के रोकनी है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि ने जो आपको सिखाया गया है वो मान लिया है। लेकिन सच कहें, आप जिस बुद्धि की बात हमसे जानना चाहते हैं, आप कहते हैं कि बुद्धि का वो लेवल कैसे प्राप्त हो कि इंसान जो है, ये हम वो चीज़ें देख पाएँ जो सामान्यतः नहीं देख पाते। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको कुछ ना करना है। अब ये हमेशा से दिक्कत रही है कि किसी को कुछ करने को बताओ तो बड़ी आसानी होती है। अच्छा, कुछ ना करने को बताओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ना करने को कैसे बताएँ? लेकिन फिर भी बुद्धि के मामले में आज के युग में हम जो जी रहे हैं, उसको देखते हुए मैं आपको बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, जिसको हमें ना करना चाहिए। पहली बात तो, हम अपने मस्तिष्क की बनावट को थोड़ा-सा समझ लें। जैसे ही हम अपनी मस्तिष्क की बनावट को समझते हैं, हमें बहुत आसानी हो जाती है इस शरीर के साथ अपने मस्तिष्क को सँभालते हुए चलने में। आप ध्यान रखें कि इंसान 2 चीज़ों का जोड़ है। एक हार्डवेयर, ये शरीर जो है वो हमारा हार्डवेयर है, और एक है सॉफ्टवेयर। एक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारी विचार हैं, हमारा चिंतन है। हम जो भी सीखते हैं, बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी का सॉफ्टवेयर है, इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश का है, तमिल में बोलते हैं तो तमिल का है। तो जिस भाषा में बोलते हैं उसका सॉफ्टवेयर है। फिर सॉफ्टवेयर में कई चीज़ें आती हैं। आप हिंदू हो, ये आपका सॉफ्टवेयर है। आप मुस्लिम हो, ये आपका सॉफ्टवेयर है। आप क्या खाओगे, क्या खा के आपको अच्छा लगता है, ये सॉफ्टवेयर है।
आपको किस तरीके का पहनावा अच्छा लगता है, किस तरीके का पहनावा आपके पहनने की आदतें हैं, वो भी सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक कि विवाह की रीतियाँ सॉफ्टवेयर हैं, बच्चों के जन्म के साथ उनकी परवरिश के ढंग सॉफ्टवेयर हैं और यहाँ तक अगर गहरे में कह दूँ, तो जीवन से मौत तक हमको क्या करना है, जो सिखाया गया है, वो सब सॉफ्टवेयर। एवरीथिंग इज़। अब इस सॉफ्टवेयर में जो जितना अच्छा उसको पालन कर लेता है, उतना ही बुद्धिमान कहलाएगा। जिसने समाज से ज़्यादा अच्छी गुलामी सीख ली, मैं गुलामी कहता हूँ, जो समाज का ज़्यादा अच्छा गुलाम हो गया, वो उतना ही बुद्धिमान। आपको मालूम है, अगर हिंदुस्तान की मैं बात कहूँ, हिंदुस्तान में शिक्षा का कौन-सा ऐसा लेवल है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा गुलाम मानता हूँ, तो मैं कहूँगा आईएएस। आईएएस सबसे बड़ा गुलाम है। या ऐसा समझो कि आईएएस चुना ही वो जाता है, जो ज़्यादा गहरे में जो सिस्टम ने सिखाया है, उसको मान रहा है। जो जितना ज़्यादा मान रहा है, उतना ही ज़्यादा गुलाम है। जो जितना ज़्यादा मान रहा है, समाज में वो उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन मैं जिस बुद्धि की बात कर रहा हूँ, उसके सामने ये बुद्धिमानता 2 कौड़ी की, बेकार। मैं उस बुद्धि की बात कर रहा हूँ, जिस बुद्धि में प्लेज़र है। आप जिस बुद्धिमान की बात कर रहे हैं, उस बुद्धिमान का सारा प्लेज़र डेवलपमेंट से रिलेटेड है और डेवलपमेंट की उसकी परिभाषा है। डेवलपमेंट की उसकी कैलकुलेशन है, या ऐसा कहो, उसकी डेवलपमेंट की परिभाषा में केवल कैलकुलेशन है। 1 मकान से 2 हो गए, डेवलपमेंट है। 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गए, डेवलपमेंट है। टूटी सड़क से अच्छी सड़क बन गई, डेवलपमेंट है। फर्श थोड़ा पहले से अच्छा पड़ गया, डेवलपमेंट है। मतलब उसका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन से ही डेवलपमेंट की बात करता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जितने डेवलपमेंट सोचे हैं, जब वो अचीव कर लेते हैं, जब वो डेवलपमेंट अचीव कर लेते हैं, विश्वास मानना, उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होता। मैं कल ही बात कर रहा था, मेरा एक मित्र है, तो वो आईएएस की क्लासेस लेता है। तो बात चल रही थी कि आईएएस में कितने लोग हैं जो एम बना के जाते हैं और जब नहीं पहुंचते हैं, नहीं आईएएस हो पाते हैं, तो उनके अंदर कितना तनाव भरता है। तो मैं बातों-बातों में कह रहा था, मैंने कहा कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि भैया एक बात कहूँ कि डिप्रेशन में जो नहीं हो पाते हैं, वो कम जाते हैं, जो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा जाते हैं। शायद अब ये बात बड़ी हैरान करेगी। जो आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो तो अभी फ्रस्ट्रेशन में हैं, गुस्से में हैं, चिंतित हैं, एम्बिशंस उनकी इधर नहीं उधर होने लग जाएगी। लेकिन जिनकी एक्सट्रीम पे जो एम्बिशंस थी, जो उन्होंने अचीव कर ली, अचानक वो पाते हैं कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान लोग हो गए। क्योंकि अब कैलकुलेशन के लिए उनके पास फिर चीज़ें नहीं बची। उन्होंने जो सपना देखा था, वो पूरा कर लिया, तो अचानक उनकी ज़िंदगी में एक डिप्रेशन आता है। या फिर वो जो गुलामी उन्होंने स्वीकार कर ली है सिस्टम की, फिर उनकी गुलामी को वो कितने अच्छे ढंग से निभाते हुए, कितना फ्रॉड कर पाएँ, कितनी 420 कर पाएँ और दुनिया में अपने आप को अच्छा सिद्ध करते रहें, सारे आईएएस इसी जोर में रहते हैं। फिर आईएएस से नीचे अगर आ जाएँ आप, तो फिर और ऑफ़िसर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफ़िसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आपके वकील होते हैं, शिक्षक होते हैं। ये लोग जो होते हैं, ये भी सीखे हुए होते हैं बहुत। और इसीलिए आप देखो कि शिक्षक का अफ़ेयर चल जाए तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि वो जो सिस्टम से अगेंस्ट चला गया। डॉक्टर्स के अफ़ेयर्स तो ज़्यादातर अफ़ेयर्स डॉक्टरों के, लेडी डॉक्टरों के ड्राइवरों के साथ और डॉक्टरों के नर्सों के साथ चलते हैं, क्योंकि वो सब एक ही सिस्टम में है, वो हिडन अफ़ेयर चल जाते हैं। तो किसके-किसके राज खोलूँगा क्यों, ख़ैर इसमें मुझे ज़्यादा जाना चाहिए। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बुद्धिमान का जो आपने पैरामीटर तय किया है, ये असल में गलत पैरामीटर है।
बुद्धि का लेना-देना, जो वास्तविक बुद्धि है, जिसको मैं बुद्धि ना कह के मैं कहूँगा एक तरीके की विवेकशीलता। विवेकशीलता वास्तव में बुद्धि है। विवेकशील व्यक्ति के पास कुछ भी तय नहीं होता। विवेकशील कुछ तय करके नहीं चलता। वो चलता है और फिर रास्ते में जो चीज़ पड़ती है उसके हिसाब से तय कर लेता है। और मस्तिष्क की खूबी विवेकशीलता होने की है। विवेकशीलता जो है वो बहुत ऊँची बात है और बुद्धिमान बहुत छोटी बात। लेकिन लोगों ने मात्र बुद्धिमान होने के चक्कर में अपनी विवेकशीलता नष्ट कर ली। तो इतना सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आप समझ सको मेरी बात, तो आपको सिर्फ एक ही काम नहीं करना है और वो है कि अपने दिमाग को बुद्धिमान नहीं बनाना। बुद्धिमान नहीं बनाना है तो आपको उस सिस्टम की पढ़ाई-लिखाई, उस सिस्टम की शिक्षा से दूर होना है। अब जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ उस सिस्टम से आपको दूर होना है, वैसे ही एकदम आएगा, लो! अब आप तो कहोगे कि पढ़े-लिखे ना, तो फिर हम कमाएँ कैसे? तो फिर हम खाएँ कैसे? तो फिर हम तरक्की कैसे करें? हमारे बच्चों की नौकरी कैसे लगे? कल मैं एक छोटा-सा वीडियो देख रहा था, तो वो वीडियो मैं आगे चल के आप लोगों के लिए भी डालूँगा। तो मैं एक लड़के का ज़िक्र करता हूँ अक्सर, तो वो ज्योतिष है। तो उसने वीडियो डाला था तो मैं अचानक उसने मुझे भेजा था तो मैं देखने लगा। उसका वीडियो देखने में मुझे अच्छा लगा। तो उसने वीडियो में बड़ी अच्छी बात बोली। वो खुद आईआईटीएन है। वो खुद आईआईटीएन होने के बाद उसने कहा कि जब मैं आईआईटी की शिक्षा ले रहा था, तभी मुझे ये एहसास होने लगा कि कितनी भी अच्छी शिक्षा मैं ले लूँ, लेकिन सारी शिक्षाएँ केवल और केवल नौकर बनाने का काम करती हैं। केवल और केवल नौकर बनाने का। और कहने लगे नौकर तो मुझे बनना नहीं। तो उसने कहा कि पहले की शिक्षा जो गुरुओं की होती थी, गुरुओं की शिक्षा से जो निकलते थे वो राजा होते थे। और स्कूलों की शिक्षा से जो निकल रहे हैं वो नौकर हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा ध्यान दो। आपको बच्चे को अगर नौकर बनाना है, तो आप उसे बुद्धिमान बनाओ, क्योंकि जितना अच्छा बुद्धिमान होगा, उतना अच्छा नौकर होगा। और यदि आपको बच्चे को राजा बनाना है, तो आपको बच्चे को विवेकशील बनाना पड़ेगा। जितना बच्चा विवेकशील होगा, उतना ही वो स्वस्थ होगा, क्योंकि विवेकशील व्यक्ति के रोगों का इलाज उसका दिमाग करता है। उतना ही वो स्वस्थ होगा, जितना वो स्वस्थ होगा, उतना ही उसके पास समय होगा अपने प्लेज़र को जानने का, जीवन को जीने का। और जिसके पास जितना जीवन जीने का समय होगा, उतना ही वो बड़ा राजा होगा। आपको मालूम है राजा काम करने वाला व्यक्ति राजा नहीं होता। जो ज़्यादा काम करता है वो राजा नहीं होता, ज़्यादा काम करने वाला तो नौकर होता है। राजा तो वो होता है, जो बहुत आराम से रहता है, जो ज़्यादा काम नहीं करता। अब जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ तो आपकी सोसाइटी का सारा गणित इस समय एकदम खतरे में पड़ गया होगा। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ ही हूँ। मैं 12वाँ 3rd क्लास पास, और वो भी मैं कह चुका हूँ कि 5th के बाद मैंने 12th तक जो शिक्षा ली है उसमें मैं क्लास से बंक करके भागा ही रहता था। बस क्रिकेट खेलना और घूमना, मैं क्लास अटेंड ही नहीं करता था। साल में जिस समय परीक्षाएँ होती थी बस रट्टू तोते की तरह रट लेता था, वही लिखा आता था, पास हो जाता था। पास होने में कौन-सा बड़ा तीर मारना है? 100 में 100 नंबर लाने के लिए क्या बड़ी योग्यता चाहिए? 100 में 100 क्वेश्चन लाने के लिए 100 में 100 नंबर लाने के लिए आपको सिर्फ़ एक किताब ही तो रटनी है। ये कोई बुद्धिमानी हुई? अगर अगर बुद्धि की बात कहें तो एक दिन में अगर सजगता से जीता हो, विवेकशील हो, तो एक दिन में वो दसियों किताबें पढ़ सकता है। लेकिन अगर बुद्धिमान है, तो बामुश्किल महीने भर में 1 पुस्तक खत्म कर पाएगा। विवेकशील तो एक दिन में 10 पुस्तकें पढ़ जाएगा और वो किताब खोल के भी नहीं देखेगा, जीवन से सीखेगा। पहले के जो राजा होते थे, उनके बच्चे जिन गुरुओं के पास पढ़ते थे, उनके गुरु उन्हें नेचुरली शिक्षा देते थे।
नेचुरली बड़ा करते थे, वो जीवन से सिखाते थे और उस शिक्षा से वो राजा होते थे। राजा होने के लिए खालीपन चाहिए। खालीपन तभी होगा जब आपके पास स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य होगा तो आपके पास जीवन के कई आयाम खुले होंगे। कई लोग कह सकते हैं कि स्वामी जी, आप जो बातें कह रहे हो ये तो रईसों के लिए तो सिद्ध होती हैं, लेकिन जो गरीब हों उनके लिए तो सिद्ध नहीं होती। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने भी लोग गरीब पैदा होने के बाद राजाओं की तरह जीवन जिए हैं और राजाओं की तरह उन्होंने नाम और पैसा कमाया है, वो वही व्यक्ति थे जो सबसे बड़े हरामखोर थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लो, 1000 आविष्कार किए, लेकिन उसका पहला आविष्कार जो है वो हरामखोरी से शुरुआत हुआ था। उसकी हरामखोरी के किस्से आपको पता होने चाहिए। एडिसन के पास सुन लो, एडिसन के किस तरीके से उसने किया। एडिसन की बात मैं शायद कर रहा हूँ, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम थोड़ा गलत ले गया। तो एडिसन ने 1000 आविष्कार किए, हरामखोर थे। मैं देख लो, मैं हरामखोर हूँ, लेकिन किसी आईएएस की जितनी सैलरी होती उतनी मेरी कमाई है। मेरे ढंग है, मैंने अपने ढंग से शुरू किया है चीज़ों को। मैं कोई कॉपी पेस्ट वाला आदमी नहीं और अपने जीवन को पूरा बचाता हूँ। पूरा अपने जीवन को समय देता हूँ और उस समय में ही मैं वो चीज़ें चुन पाता हूँ जिससे कुछ हो पाए। अरे हमारे मोदी देख लो, आपको लगता होगा बहुत काम करते हैं। हाँ, उन्होंने चाय बेची बचपन में और बहुत काम के चक्कर में मत पड़ना। वो आजकल कितना काम करते हैं उसके बारे में अगर कहा जाए तो सिर्फ वो दिन भर में 10 ड्रेसें बदलते हैं और भाइयों और बहनों करते हैं 10 बार यही बोलते हैं। बस यही काम है उनका। सबसे ज़्यादा समय उनके पास है। लेकिन राजा हैं। तो राजा मतलब धनवान के घर पैदा होने से राजा का कोई लेना-देना नहीं। राजा तो स्वभाव होता है। राजा तो स्वभाव इंसान का होता है और उस स्वभाव को पैदा अगर करना है तुम्हें, तो उस स्वभाव को पैदा करने के लिए तुम्हें बाहर की शिक्षा का विरोध करना पड़ेगा जो तुम्हें नौकर बनाती है। क्योंकि जब तक तुम नौकर की शिक्षा का विरोध नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर का राजा जन्मेगा नहीं। और तुम्हारे अंदर का राजा अगर जन्मना है तो उसे नौकरी की तरफ से मुंह फेर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वही शिक्षा लेते रहे जो समाज दे रहा है, तो मुबारक हो तुमको, मिलेंगे कहीं तुम्हें जब तुम मुझे सलाम ठोकोगे। ये होगा। बुद्धि को बुद्धिमान बनाने के लिए समाज के सिखाए हुए नियम कानूनों का पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन असल में जो बुद्धि है वो अपने नियम कानून लेके पैदा होती है। अपने नियम कानून, उसके लिए मैंने कल 3-4 बातें बताई थी और आने वाले 2 दिनों में मैं कुछ और प्रयोग भी बताऊंगा कि किस तरीके से बुद्धि को और निखारा जाता है, कैसे करके और गहराई से काम होता है। लेकिन अभी आपको 2 दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और उस 2 दिन के बाद फिर आखिरी दिन मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये स्वास्थ्यशाला चलेगी, कैसे बैठे-बैठे लोगों को लाभ होगा, ये मैं बताऊंगा। तो बुद्धिमान जो है वो बहुत छोटी बात है, विवेकशीलता बड़ी बात है और बुद्धिमानी का जो विरोध करेगा वही विवेकशील होगा। जो बुद्धिमानी का समर्थन करता है वो विवेकशील नहीं हो सकता और जो विवेकशील नहीं हो सकता वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ का मतलब केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी कह रहा हूँ। तो ये ध्यान रखें। एक और प्रश्न है। स्वामी जी प्रणाम। मैं तरलोक सिंह करनाल हरियाणा से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि मेरे माता जी जिनकी उम्र लगभग 60-62 साल के हैं, उनके पित्ते में पथरी हुई थी और 9-10 साल पहले ऑपरेशन करके उनका पित्ता बाहर निकाल दिया गया था। अब उनको तेजाब बहुत ज्यादा बनने लगता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब उनको कुछ दिन बाद उल्टी होगी, तेजाब बाहर निकलेगा, तभी ठीक होती है। उनको क्या करना चाहिए? आज हमारे सभी तरह के भोजन से गैस और तेजाब बनता है, कोई उपाय बताएं। आपका धन्यवाद। देखिए त्रिलोक जी, मैं यहाँ पे कल भी कह रहा था कि बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप छोटी-छोटी चीज़ें मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं।
लेकिन फिर भी चलो मैं छोटी प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि अगर छोटे प्रश्न का उत्तर नहीं दूँगा, आप कहोगे छोटे प्रश्न का दे नहीं रहे, बड़े कहाँ देंगे? तो मैं कभी-कभी छोटी बातों का कह दूँगा। देखिए, गैस और तेजाब बॉडी में बनना ये सहज प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया। किसी भी व्यक्ति को ये बनती ही बनती है। लेकिन ये सहज असहज तब हो जाती है जब इसके रूट्स भटक जाते हैं या ये अधिक मात्रा में बनने लग जाती है। अब होता ये है कि तनाव इसका बड़ा फैक्टर है। आपको मालूम है, एक एक सामान्य सी बात हर हर डॉक्टर कहता मिलेगा कि 95% रोग जो हैं वो आपके मस्तिष्क के होते हैं। 95% रोग शरीर में होने वाले मस्तिष्क के होते हैं। तो फिर वो 5% रोग कौन से हैं? तो 5% रोग असल में वही हैं जो हमारे बाहर साइड से अगर कहे जाएँ, स्किन डिजीज़ हो जाते हैं या मान लो हाथ-पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, ये बाहर के रोग। लेकिन 1-2 रोग ऐसे भी हैं जो बाहर से अंदर की तरफ, जैसे भोजन लेते हैं तो भोजन को पचाने की क्रिया, ये भी 5% रोगों में आता है। आपके गैस बनना, आपके एसिड बनना, ये भी 5% रोगों में आता है। तो 95% जो रोग होते हैं, उनका इलाज तो मैं आपको मस्तिष्क से बताऊँगा, लेकिन ये 5% रोग भी जो हैं, वो आप उससे बच सको, इसके संबंध में भी मैं बात करूँगा। तो जैसे मैं थोड़ी देर के लिए, आपने कहा कि आपकी माँ को एसिड बहुत होता है, जिसमें उनको जब वॉमिट कभी होती है, तो जाके थोड़ा रिलीफ़ मिलता है, फिर उनको दिक्कत फिर होती रहती है। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी माँ को लगभग हफ्ते में 1 बार ऐसा करें, एक दिन डिसाइड कर लें कोई-सा भी, उस दिन आप अपनी माँ को रात्रि में भोजन ना दें। लेकिन भोजन के बदले में अगर वो जैसे 3 रोटी खाती हैं, तो 3 रोटी खा के उनका जितना पेट भरता है, उतना ही उनको दही दें। दही, मीठा दही। अब इसको भी समझ लीजिए, मीठे दही का मतलब होता है जो ताज़ा हो, जो उसी दिन आपका जमा हुआ हो, ताज़ा दही हो, तो ताज़ा दही दें और उसमें चीनी मिलाएँ, गुड़ नहीं। अब कई लोग इसमें आयुर्वेदिक के ज्ञान के चक्कर में पड़ जाएँगे, तो प्लीज़ मत पड़ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको वैसे ही करना। तो आप उसमें चीनी मिलाओ और चीनी मिला के अपनी माताजी को बोलो कि हफ्ते में 1 बार, 1 दिन ये भरपेट खाएँ। मतलब रात को खाना नहीं खाना है, खाने के बदले में पेट जो है वो आपको दही से भरना है, मीठे दही से। और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएँगे कि आपकी माताजी की ये तकलीफ़ खत्म हो गई। लेकिन ये तकलीफ़ इसी तरीके से खत्म होगी, क्योंकि वो जो खाएँगे, तो दही पूरा उनका एसिड जो है वो सुबह उनका मल के माध्यम से निकाल देगा। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। समस्या का समाधान असल में तनाव है। तो माताजी को तनाव क्या है, उसके संबंध में बात करिए। हो सकता है कि वो तनाव में बताएँ कि आपकी पत्नी उनको थोड़ा परेशान करती है या आप उनको थोड़ा-सा नहीं समझते, तो वो तनाव के संबंध में कुछ चीज़ें बताएँगी। तो मैं सभी लोगों को यहाँ कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को मुझसे प्रश्न ये कम करने चाहिए कि स्वामी जी, हमें ये बीमारी हो गई, हम कैसे इलाज करें? बल्कि उन्हें अपने तनाव के संबंध में बात करनी चाहिए। जितना आप अपने तनाव के संबंध में बात करेंगे और फिर मेरा तरीका होगा कि कैसे वो तनाव दूर होता है, उसके संबंध में मैं बातें आपको बताऊँगा। कभी कोई मेडिटेशन बताना होगा तो वो बताऊँगा, कभी कोई और चीज़ बतानी होगी तो वो बताऊँगा। तो तनाव के संबंध में जो मैं आपको बात बताऊँगा, उससे आपका तनाव दूर होगा और तनाव क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। और जैसे ही आपका तनाव दूर होगा, इलाज अपने आप शरीर कर देगा। तो मेरा ढंग इस तरीके का ढंग होने वाला है। जिन व्यक्तियों को भी अपनी किसी बीमारी के संबंध में मुझसे बात करनी है, तो वो समझ जाएँ अपने तनाव के संबंध में मुझसे बात करनी है। वो तनाव के संबंध में बात करें और मैं तनाव के संबंध में उनको समाधान दूँगा और उस समाधान को वो मानें। जैसे ही उनका तनाव दूर होगा, उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि एक काम तो रोज़ करना है आपको, और वो ये है कि जितने भी बीमार लोग हैं, उनको प्रतिदिन 8 बजे का मेरा लेक्चर सुनना ज़रूर है। चाहे वो मैं राजनीति के ऊपर बोलूँ, चाहे वो मैं परिवार के ऊपर बोलूँ, चाहे स्वास्थ्य के ऊपर बोलूँ, चाहे प्रेम के ऊपर बोलूँ, किसी भी विषय पे बोलूँ, उनको सुनना है। अब लोग कहेंगे कि मेरा विषय तो स्वास्थ्य है, तो मैं राजनीति पे क्यों सुनूँ? असल में राजनीति की वजह से भी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है। इसलिए सुनो।
अब कोई कहेगा मैं प्रेम पे क्यों सुनूं, तो प्रेम की वजह से सुनो। कई लोगों को तो बीमारी इसलिए कि उनकी जिंदगी में प्रेम नहीं है। तो सुनो, मेरी सब बातें सुनो, मेरी कोई बात फालतू नहीं है, मेरी सारी बातें आपके जीवन का हिस्सा हैं। जिस दिन भी लगे मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं आपके जीवन का हिस्सा नहीं है तो मत सुनना, लेकिन ऐसा आपको लगेगा नहीं। अगर आप सुनोगे तो आपके जीवन की कहीं ना कहीं किसी कोने की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से मैं कभी पुरुष के बारे में बात कर रहा हूं, तो स्त्री कहेगी मैं क्यों सुनूं, लेकिन पुरुष उसके जीवन का हिस्सा है, इसलिए पुरुष के साथ क्या गुजरती है वो उसे सुनना चाहिए। ऐसे ही मैं कभी स्त्री के ऊपर बोल रहा हूं तो पुरुष कहे क्यों सुनूं, तो मैं कहूंगी यही उसका वो भी हिस्सा है, स्त्री भी हिस्सा है, तो उसको भी सुनना चाहिए। जितना हम अपने अपोजिट कैरेक्टर्स को जानना शुरू करते हैं, उतना ही जीवन और सुलभ होता चला जाता है। और मेरे बताने के ढंग जो हैं वो तनाव वाले नहीं। तो इसलिए आप अपनी माताजी को अभी तो दही दीजिए, लेकिन रोज़ रात को उनको अपने मोबाइल में मेरा वीडियो लगा के ज़रूर दीजिए। वो ज़्यादा कारगर है। और जब वो माताजी को ये बताइएगा कि उनके लिए दही के साथ-साथ मैंने ये बताया है, तो फिर माताजी मुस्कुराएँगी। और फिर माताजी को वो व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, जिस व्हाट्सएप नंबर पे माताजी अपनी समस्या भेज सकती हैं। और माताजी आप अपनी समस्या भेज दीजिएगा और बड़े सलीके से मुझे बता दीजिएगा कि मैं वो बोल रही हूँ, मेरा नाम मत लेना, नहीं बेटा नाराज़ हो जाएगा। तो मैं आपकी समस्या का समाधान भी दे दूँगा और आपके बेटे के पता भी नहीं लगने दूँगा कि उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही, क्या हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ सीता ने कुछ क्वेश्चन लिख के आए थे तो वो उठाए हैं और वॉइस में मैंने ले लिए हैं, तो वो सुनते हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि किसी ने पूछा है कि अरे, हम अरे! ये भाग बहुत तेज़ी से रहा है भाई ये। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि किसी ने पूछा है कि हम कोई भी डिजीज़ होती है तो हम एक बहुत लंबे समय से दवाई ले रहे हैं और उससे अगर जो डिजीज़ है वो क्योर अगर नहीं भी होती है, फिर भी जो है उसमें रिलीफ़ मिलता है और एक सैटिस्फैक्शन रहता है कि हमारी जो दवाई है हमारी जो बीमारी है वो अंडर कंट्रोल है। अगर हम आपके पास आते हैं और आप हमसे सडन मेडिसिन छुड़वा देते हैं, तो हमने अक्सर देखा है ये कि जिन लोगों ने सडन मेडिसिन छोड़ी है, तो मेडिसिन अचानक छोड़ देने के उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो आप अपने हॉस्पिटल में अगर हम लोग को रखते हैं, तो क्या आप हमारी दवाई छुड़वा देंगे? तो उससे जो सडन नेगेटिव इफ़ेक्ट आएँगे, तो उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? और ऐसा होगा या नहीं होगा? जो भी होगा आप कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए हमको थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। मैं पूरी लाइट डाल देता हूँ, प्रकाश प्रकाश छोड़ो, सूरज डाल देता हूँ पूरा। असल बात ये है, ये बिल्कुल सही कहा कि जो लोग दवाइयों के बहुत आदी हो जाते हैं, उनसे एकदम दवाई छुड़ाई जाए तो वो छोड़ नहीं पाते। ये मैंने देखा है, मुझे ये पता भी है। लेकिन पहली बात ये है कि हॉस्पिटल ज़्यादा ना चिल्लाएँ, हम हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट करने के लिए नहीं किसी को बुला रहे। धोखे से भी कोई यहाँ अपने को पेशेंट बोल दिया आके तो मैं आने नहीं दूँगा। मेरे यहाँ कोई पेशेंट नहीं आता, मेरे यहाँ परिवार के सदस्य आते हैं। आप भी परिवार के सदस्य हो। ये बात अलग है कि हमारा एक सदस्य थोड़ा बीमार है, तो अगर कभी ऐसी स्थिति हुई कि आपको हमारे पास आके कराना हुआ, तो उसके लिए तब बात करेंगे। और जब आप आएँगे तो परिवार के सदस्य की तरह आएँगे। तो परिवार के सदस्य के साथ हम किसी भी तरीके का घर्षण नहीं करते। और जो लोग भी मेरी बात देख रहे हैं और मेरी इस स्वास्थ्यशाला को लगातार शामिल होके अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं, दवाइयों से मुक्त करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो आपको आज ही एक काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ़ एक काम करिए, कितनी भी आप दवाई लेते हैं, आप इस समय भी अगर ले रहे हैं या मेरे पास भी आते हैं, तो मेरा सिंपल ढंग है, मैं आपको एकाध मेडिटेशन का प्रयोग दूँगा, एकाध मेडिटेशन का छोटा-मोटा प्रयोग दूँगा। उस प्रयोग के बाद आप अपनी दवाई की डेंसिटी घटाएँगे 3 दिन में। मतलब जैसे पहले दिन अगर आप 3 टैबलेट लेते हैं, तो आप डेढ़ टैबलेट पे आ जाएँगे, दूसरे दिन आप आधी पे, तीसरे दिन आप छोड़ देंगे। 3 दिन में आप छोड़ सकते हैं। इतनी डेंसिटी घटाइए, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको और करनी है। अभी मैंने मेडिटेशन नहीं दिया है, तो जब मैं मेडिटेशन दूँ तब आप कर सकते हैं, बिना मेडिटेशन के भी कर सकते हैं। आप आधी से अपनी दवाई आधी करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको एक छोटा-सा काम अगर करेंगे, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। आप मुट्ठी भर चने खाएँ, 50 ग्राम लगभग चने आप खाएँ, 1 हफ्ते तक लगातार।
50 ग्राम चने अगर आप खाते हैं तो उससे होता क्या है वो भी बता दूं, क्योंकि मेरा काम केवल ज्ञान झाड़ना नहीं है, उसका कारण बताना भी है। और चने कैसे? भुने हुए चने। अब काले चने सब्जी बनवा के मत खा लेना मम्मी से, है ना? भुने चने बोल रहा हूँ। भुने चने वो जिसमें छिक्कल चढ़ा हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा पीले दिखते हैं, वो भुने चने आपको खाने हैं। तो वो भुना चना जो है आप 50 ग्राम लीजिए और सुबह के समय आप अपने पहला भोजन के रूप में लीजिए। पहला भोजन का एक बड़ा उपयोगिता है। जब हम शरीर में पहला भोजन जो देते हैं, वो पहला भोजन हमारी बॉडी में जाके अपना कब्जा कर लेता है। हमारे पेट में जाके वो कब्जा कर लेता है। उसके बाद जितने भी भोजन आते हैं सब उससे दोस्ती करते हैं। जैसे आपने नोटिस किया हो तो बिग बॉस का अगर आपने कभी गेम देखा हो, तो बिग बॉस में जो एंट्री होती है उसमें सबसे पहले एक को एंट्री मिलती है। जब सबसे पहले किसी को घर में एंट्री मिलती है उसके बाद सलमान खान उससे गप्पे मारते हैं, दूसरा आधे घंटे बाद आता है। तो आधे घंटे तक वो घर से सहमत हो चुका होता है, जो नया आता है उसके लिए ये व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आके इससे डील करता है। अब ये आके डील करता है तो इसको कॉन्फिडेंट आता है कि वाह, अब मैंने इसे डील किया, अब जो भी आएगा उसे यही डील करेगा। तो जो सबसे पहले एंट्री मारता है ना उसका प्रभाव बहुत कर्रा पड़ जाता है। उसी तरीके से शरीर में भी जो पहला भोजन जाता है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है और बाकी के भोजन को भी अपना अनुसरण करने पे मजबूर करता है। इसीलिए आयुर्वेद में एक बात कही जाती है कि न्यारे मुंह भोजन करने से, आप कुछ खाते हो ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी ऐसी, तो न्यारे मुंह आपको खाना चाहिए। न्यारे मुंह का मतलब होता है पहला भोजन। तो फिलहाल, तो आप जब चने खाते हैं तो चने खाने से होता यह है कि हमारे पेट जो, ये जो पेट है ये लैब है। जो भी केमिकली रिएक्शन होता है, चाहे वो दवाइयों का हो चाहे किसी तरीके का डिजीज का हो, जो आप में केमिकली रिएक्शन होता है वो आपके पेट में होता है। सारा सारा पहले केमिकल यहीं बनता है, फिर यही केमिकल अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑर्गन में जाता है और वहां जाके अपनी बीमारियां फैलाता है या प्रभाव डालता है। तो जो भी दवाइयों का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बहुत दिनों से खाते के कारण हावी हो गया होगा, तो जब आप चना खाएंगे तो चना उस इन्फेक्शन को सोख लेगा, आगे फैलने नहीं देगा। वो सोखेगा, सोख के धीरे धीरे वो मल के माध्यम से आपकी बॉडी से उसको बाहर निकाल देगा। तो किसी भी तरीके का व्यक्ति जो इस स्वास्थ्यशाला को आरंभ करना चाहता हो, उसे 1 हफ्ते तक दवाई छोड़ने के साथ-साथ उसको चने लेने चाहिए। उस चने लेने से वो व्यक्ति अपने शरीर को काफ़ी हद तक जो इस तरीके की डिज़ीज़ हो रही होंगी, बॉडी में बन रही होंगी, उससे मुक्त करेगा और बाद में दिमाग से काम करेंगे। तो इतना सा ये प्रयोग है, जो कि अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसको यहाँ भी करवाऊँगा, और अगर वो दूर है तो वो ये कर ले और इस स्वास्थ्यशाला में शामिल रह सकता है। स्वामी जी, अगला प्रश्न ये है, किसी ने पूछा है कि जो बीमारियां उनको तनाव की वजह से या खान पान में गड़बड़ी की वजह से या कहे कि सामाजिक जो भी परिवेश है उसमें रहते हुए जो एनवायरमेंटल फैक्टर कहें या सोशल फैक्टर कहें, इमोशनल फैक्टर कहें, किसी भी फैक्टर के अंडर प्रेशर जो बीमारी डेवलप होती है, उसको तो चलो हम आपकी बात मानते हुए या आप जो भी ट्रीट हमको ट्रीट देंगे वो मानते हुए हम उसको तो आपके भरोसे छोड़ के और उसको तो हम हील करवाने को आपसे राजी हैं, और आप जो जैसा कहें हम वैसा फॉलो करने को राजी, एक बार मान भी ले इस बात को। लेकिन जो बीमारियां अनुवांशिक है, जिसका एनवायरनमेंट से, जिसका किसी बाहर के किसी उत्प्रेरक से कोई संबंध नहीं है, जो अनुवांशिकी में हमें हमें पेरेंट से मिली है, जो आ गई जीन कोड में, उस उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या वो बीमारियां भी आप ठीक कर सकते हैं? यदि हाँ तो फिर कैसे? ये एक बहुत एक क्रिटिकल सा सब्जेक्ट है, लेकिन क्रिटिकल का अर्थ ये नहीं है कि इसका समाधान नहीं है। इस जगत में कोई भी समस्या जो है वो अकेले पैदा नहीं होती, वो समाधान के साथ पैदा होती है। हाँ, ये बात अलग है कि समाधान और समस्या ये दोनों एक मेले में गई थी घूमने और वहाँ से बिछड़ जाती हैं। इसलिए समस्या समस्या के रूप में रहती है और समाधान अकेला भटकता रहता है। जैसे मैं समाधान हूँ और आप समस्या हैं, हम दोनों कितना भटक रहे हैं, मेले में खो गए थे कभी। अब इस यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हम दोनों मिल जाएँगे तो उस दिन आपकी समस्या नहीं रहेगी और समाधान भी आनंदित रहेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि समस्या और समाधान इन चीज़ों को समझते हुए एक बात होनी चाहिए। आनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज संभव है। इसको आप ऐसे समझें, आदतें आनुवांशिक होती हैं। बहुत सी आदतें आनुवांशिक होती हैं।
लेकिन आनुवंशिक का मतलब बहुत अलग ढंग से अगर आप देखें, तो बाप के लक्षण बेटे में कम आते हैं, बाप के लक्षण पोते में ज़्यादा आते हैं। अब ये आनुवंशिक मतलब एक कदम आगे जंप मार के जाता है क्या? दादा के लक्षण पोते में ज़्यादा आते हैं, बाप के लक्षण बेटे में कम आते हैं। अब आनुवंशिक तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। इसका अर्थ ये है कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे जीन कोड जो है, वो बीच-बीच में गैप लेता है, गैप। और वो कोशिश करता है कि जैसे अगर सीधे डायरेक्ट एक समस्या दूसरे को दी जाएगी, तो वो समस्या शायद समाधान ना हो पाए, इसलिए बीच-बीच में गैप लेके वो समस्याएँ आगे बढ़ाता है। शायद आगे इतने समय बाद उसके मस्तिष्क में या उसके जीन में कुछ सुधार हो जाए और वो उसको बदल सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले मैं ऐसा मानता था, जैसे मैं डॉक्टरों की सुनी थी, मैंने भी पहले सुनता था, और ये जीन कोड तो कभी बदला नहीं जा सकता। ये मैं ऐसा मानता था। लेकिन अभी कुछ साल पहले मुझे हेपेटाइटिस ए हुआ। जब हेपेटाइटिस ए हुआ, तो मुझे हेपेटाइटिस ए के बारे में थोड़ा जानना पड़ा। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पता लगा कि हेपेटाइटिस ए जो है वो हमारे जीन कोड पे कब्ज़ा कर लेता है, और उस समय हमें कोई भी दवाई असर नहीं करती। जीन कोड पे कब्ज़ा। जिस दिन मैंने ये वर्ड सुना, तो लोग उस दिन हतोत्साहित होते हैं, मैं उत्साहित हो गया। मैंने कहा अगर जीन कोड पे कब्ज़ा हो सकता है, तो जीन कोड को बदला भी जा सकता है। जीन कोड को बदलने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ तरीके हैं, और जीन कोड को बदलने के जो तरीके हैं, उन पे किसी दिन फिर पूरी अलग से चर्चा रखेंगे। लेकिन मैं इसलिए इसकी खुल के चर्चा अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत लोग एकदम एक्सपेरिमेंट में कूद पड़ते हैं। जब तक केस की स्टडी ना हो, सही से स्टडी ना हो कि समस्या क्या है और वो क्या कर सकता है, तब तक उसके समाधान की तरफ नहीं जाया जा सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि इसके इलाज हैं, लेकिन इसके इलाज के लिए मुझे आपके निकट आपसे बात करके, आपको जान के, समझ के, फिर इस पे इलाज पे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जल्दी प्रक्रिया नहीं है, ये मानसिक प्रक्रिया के रूप में बात नहीं है। मानसिक रूप से आपके शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, लेकिन शरीर में आनुवांशिक चीज़ें आप जो लेके आए हों, उसको बिल्कुल बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए जीन कोड का एक है, फिर वो थेरेपी में चला गया मामला। देखो, जैसे मैं कहता हूँ मस्तिष्क को मैं आपको ठीक करूँगा और मस्तिष्क आपके शरीर की चीज़ ठीक कर लेगा। ओके, ये तो बात ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर आनुवांशिक आप में कोई बीमारी है और मस्तिष्क माँ के पेट में बीमारी भी जा रही है और मस्तिष्क भी बन रहा है, तो इसका मतलब वो लोग तो एक ही हैं। वो मस्तिष्क उस बीमारी से राज़ी है। उस बीमारी से राज़ी होने के कारण वो उसका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके साथ पैदा हुआ है, उस बीमारी के साथ पैदा हुआ। लेकिन मैंने कहा कि मैं दिमाग को स्वस्थ कर सकता हूं कि वो सामान्य रूप से आपके शरीर का इलाज करे, लेकिन अगर जेनेटिकली चेंज करना हो तो दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। फिर दिमाग को पहले बताना पड़ेगा कि ये बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी बता देने से दिमाग नहीं समझेगा। कुछ और प्रयोग हैं, कुछ थेरेपीज हैं, कुछ साइको ट्रीटमेंट्स हैं, वो लेने पड़ेंगे, और उसके बाद कुछ प्रयोग हैं जिन्हें आपको करना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप अपने जीन कोड को भी थोड़ा बहुत ऐसा चेंज कर सकते हैं कि उसमें जो आनुवांशिक बीमारियां हैं वो दूर हो जाएं। ये आप सीधे-सीधे समझो, आपने जैसे आप तो ऐसा लग रहा है कि जादू चिराग आपको मिल गया, एक ही चिराग से हू हा करते निकलेगा और आपकी सारी समस्या सॉल्व कर देगा। लेकिन आपको पता है उस चिराग की भी एक समस्या है, उस जिन्न की भी एक समस्या है, और जिन्न की समस्या यह है कि वो केवल अलादीन की सुनता है। जिन्न की समस्या है, फिर जिन्न की समस्या यह है कि वो रगड़ने पे निकलता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कुछ कर दो बिना रगड़े निकल आए, मतलब हमें समस्या हो बिना रगड़े निकल आए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मतलब मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मस्तिष्क अच्छा करके आपकी बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और लगभग सभी ठीक हो सकती हैं। लेकिन अब तो आप मेरे पीछे ही पड़ गए, बोले अब तो फिर वो जिन्न भी बिना रगड़े निकलवा के दिखाओ। कुछ दिनों बाद तो आप ऐसा कहोगे कि दिमाग को कुछ करना भी ना पड़े और दिमाग ठीक हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है। फिर आप ये कहोगे मैं दिमाग खराब कर लूंगा और मेरा दिमाग ठीक हो जाए, तो दिमाग खराब करके ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। सब चीजों के तरीके होते हैं। तो आप मुझसे प्रश्न करो, ऐसे मत करो मैं को भगवान की तरह आके मैं आपको हुआ कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा अगर होगा, और ऐसा मैं अगर वादा करूंगा जिस दिन हुआ करके हो जाएगा,
समझ लेना मैं मूर्ख बनाने आया हूँ आपको। भाग जाना छोड़ के उस दिन, तुरंत वीडियो देखना बंद कर देना। क्योंकि उस दिन से या तो मैं भ्रष्ट हो रहा होऊँगा, जैसे होते नहीं लोग, बाबा रामदेव पहले पहले पेट हिला-हिला के आपका इलाज करेंगे और बाद में बेटा वो दवाइयों के लगे हुए हैं स्टॉल वहाँ खरीद लो। ये धंधेबाज हैं। ये दिखाते हैं आपको पेट हैं और फिर बाद में दवाइयाँ बेचते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँ। मैं कोई दवाई नहीं बेचने वाला। मेरे यहाँ कभी कोई दवाई नहीं बेची जाएगी, निश्चित जान लो, पक्का। हाँ, कुछ छोटे-मोटे टुटके बता सकता हूँ, जैसे अभी माताजी को मैंने दही खाने का बता दिया। अब ये कोई दवाई नहीं है, दही अपने घर में खा लो। फिर माताजी को साइड में मैंने बता दिया, वो साइकोट्रीट है, साइड में चुपचाप से अपनी प्रश्न भेज देना जिसकी वजह से आप तनाव में रहती हो, उस पे बात कर लेंगे। लेकिन दवाई वगैरह बेचने का कोई धंधा होने वाला नहीं है। और मैं आपके मस्तिष्क को जिस लेवल तक ले जाके ठीक करने की बात करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आपको और गहरी चीज़ बता दूँ कि ऐसी भी स्थितियाँ हैं कि हिप्नोटिज़्म करके फिर आपका हर इलाज किया जा सकता है, हिप्नोटाइज़ करके। लेकिन उस हिप्नोटाइज़ तक मैं आपको कभी नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि हिप्नोटाइज़ कोई व्यक्ति जब आपको करता है, तो आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन एक हिप्नोटाइज़ का प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज़। सेल्फ हिप्नोटाइज़ से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो मैं आपको आगे चल के, अगर मुझे ऐसा लगा कि आप योग्य पात्र हो रहे हैं, थोड़े से सेलेक्टेड लोग उसमें निकल के आएँगे, तो उन लोगों को सेल्फ हिप्नोटिज़्म सिखाऊँगा। उसके लिए मैं अलग ज़ूम पे मीटिंग लूँगा और वो वीडियो कभी भी ओपन नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे मैं सेल्फ हिप्नोटिज़्म सिखाऊँगा कि सेल्फ हिप्नोटिज़्म के माध्यम से भी आप कैसे अपने शरीर के उन रोगों का इलाज कर सकते हैं, जिनको असाध्य रोग कहा जाता है और वो ठीक नहीं होते। तो ये संभव है। स्वामी जी, एक प्रश्न जो है वो मुझे भी थोड़ा ज़रूरी लगा और ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है कि जो बड़े लोग हैं, उन्हें तो हम समझा सकते हैं, उनका तो साइकोलॉजिकल ट्रीट करके या उनका पैटर्न तोड़ के या जैसा भी आप कहें, वो तो आपकी बातों को फ़ॉलो करते हुए अपनी बीमारी को ठीक करने में आपको हेल्प भी कर सकते हैं और आपकी बात भी मान सकते हैं, तो उनको तो जो है बेनिफिट हो सकता है आपकी बात से। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी साइकोलॉजी का भी कुछ पता नहीं है और वो बाय बर्थ या आफ्टर बर्थ वो बीमार हो गए हैं किसी भी वजह से, फैमिली एनवायरनमेंट का है या जो भी कॉजेज होते हैं उस वजह से, तो उन छोटे बच्चों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उन छोटे बच्चों के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? अगर उन छोटे बच्चों को आपके पास भेजा जाए या घर में ही रखा जाए, तो हम कैसे ट्रस्ट करें कि छोटे बच्चे जो है वो भी आपके पास या आपकी बातों से ठीक हो सकते हैं? उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखो, सरकार भी कहती है कि जब तक बच्चे बालिग ना हो जाएँ, तब तक उनकी ज़िम्मेदारी उनके माँ-बाप की है। ठीक है? अभिभावक की ज़िम्मेदारी होती है। तो छोटे बच्चों को मैं इलाज कर सकूँ, उसके लिए भी आपको ही, अभिभावक को ही सहयोगी बनना पड़ेगा। अगर आपके घर में बच्चे को किसी तरीके की बीमारी है, तो निश्चित ही फिर एक काउंसलिंग का उसमें सब्जेक्ट है। आप मुझे अलग बात करके अपने बच्चे की बीमारी और जो भी उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके संबंध में बताएँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस बच्चे को आपके परिवार में कैसा एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए। वो एनवायरनमेंट के संबंध में बात होनी चाहिए, उस एनवायरनमेंट के बीच ही वो बच्चा ठीक होगा। क्योंकि बच्चा अपने आप बिल्कुल सक्षम नहीं है, प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इलाज के लिए आप ही को आना पड़ेगा। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं। सपोज़ दैट आजकल एक आध समस्या बहुत पाई जाती है, बच्चे ज़िद्दी बहुत हैं, चिड़चिड़े बहुत हैं, गुस्सेबाज बहुत हैं, माँ-बाप के साथ उनकी ट्यूनिंग नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी समस्या है। अब यही समस्या सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो वो आपके साथ सेट हों, क्योंकि अभी उनका माइंड नहीं है, अभी वो आपके आश्रय हैं, तो आपका माइंड ही उनके लिए सब कुछ है। अब आपको वो करना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से वो एनवायरनमेंट पाएँ, तो उसकी बात होगी। उस बात में, उस एनवायरनमेंट में वो अपने आप ठीक होंगे, क्योंकि उनका मस्तिष्क शांत होगा। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आप सोचते हो बच्चों का सीधे-सीधे मैं कोई बच्चों को साइको ट्रीट दूँ, तो वो संभव नहीं होता, वो बाया-बाया दिया जाता है। हाँ, अब सीधे-सीधे मेरे ऊपर छोड़ेंगे तो मेरे ऊपर छोड़ेंगे, अगर कि बच्चों को मैं ट्रीट करूँ, तो फिर मैं एक
बच्चों को आपके गोद ले लूँगा और फिर आपसे एक फॉर्म भरवाऊँगा कि आपके बच्चे मेरी ज़िम्मेदारी है। फिर मैं इनको डाँटूँ, पीटूँ, मारूँ, कूटूँ, फेंकूँ, ये करूँ, वो करूँ, आप मुझसे कोई शिकायत नहीं करोगे। ये मैं फॉर्म भरवा लूँगा पहले, वरना पता लगा पहले तो सुधार दीजिए, कभी-कभी मैं थप्पड़ मार दिया तो सुधारने के लिए आप बोलोगे, ये थप्पड़ मारना तो बिल्कुल कानूनी रूप से गलत है, और पता लगा लेके आंदोलन करके और मेरे घर के बाहर धरना देने लग जाओ, तो ये नहीं चलेगा। ये बात ध्यान रखना। जब मेरे ऊपर सुधारने को कहोगे तो मैं सुधारूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से ऋषि कहते हैं कि भोजन के स्वाद 5 तरीके से होते हैं, कि खट्टे, मीठे, तीखे, कड़वे, सीठे, तो 5 तरीके का स्वाद कंप्लीट स्वाद होता है। उसी तरीके से बच्चे के स्वाद के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके सुधार के लिए, है ना? प्रेम, है ना? समझ, सहयोग, उसको जो भी उसकी चीज़ें हैं उनकी पूर्ति, और कभी-कभी 2 थप्पड़। तो ये भी ज़रूरी होता है, लेकिन अब बहुत से लोग शायद इसको ज़रूरी ना मानें, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ये 2 थप्पड़ भी ज़रूरत पड़ने पे लगा सकता हूँ। तो बच्चों के इलाज होते हैं, हर तरीके के इलाज होते हैं। आप अगर सहयोग करेंगे तो उस तरीके से होगा, नहीं करेंगे तो उस तरीके से होगा। लेकिन ये बात का विषय है, चर्चा का विषय है, ये काउंसलिंग का विषय है। काउंसलिंग जो है वो लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो पैसे का विषय आ गया। ये निःशुल्क से थोड़ा बाहर विषय आ जाता है। स्वामी जी, एक और प्रश्न है जो मुझे फिर से ज़रूरी लगा कि जैसे आप पुरुष हैं और आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपको शरीर विज्ञान का भी पता है। तो आप बीइंग अ मेल, आप पुरुषों की मानसिक, शारीरिक हर तरह की समस्याओं का इलाज करते हैं, आप उन्हें ठीक भी करते हैं। ये तो समझ आती है बात। लेकिन जो स्त्रियाँ हैं जिनकी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, और क्योंकि आप स्त्री नहीं हैं, तो स्त्री मन को तो ठीक है, एक बार को आप समझ भी पाएँ और आप उसको तो ट्रीट कर भी पाएँ, लेकिन स्त्री के शरीर को, उसके शरीर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, क्योंकि आप लेडी नहीं हैं, तो आप ये इस बात को एक फीमेल सोसाइटी है वो कैसे ट्रस्ट करे, वो कैसे समझें कि आप उन्हें जो है डीपली उनके सारे रूट कॉजेस को जानते हुए उन्हें आप डीपली जो है वो एकदम ट्रीट करेंगे और उन्हें आप ठीक करेंगे, उनकी सारी बीमारियां क्योर हो सकती है आपके द्वारा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये फीमेल की सारी दिक्कतें उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन फीमेल सोसाइटी बन गई। पहले फीमेल सोसाइटी का एक पार्ट होती थी। अभी फीमेल्स ने सोसाइटीज बना ली। ये बड़ा झंझट हो गया। मैं अभी एक दिन कह रहा था कि सारी स्त्रियां जो कि पुरुषों की बराबरी करती हैं, वो सारी स्त्रियां वो हैं जो पुरुषों को गलत मानती हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, गलत मानती हो तो उनकी बराबरी क्यों करती हो? पुरुषों की बराबरी करने की क्या जरूरत है जब पुरुष दुष्ट होते हैं तो? और अगर सही मानती हो तो फिर उनको सही मानो, फिर उसमें बराबरी के चक्कर में क्यों पड़े? तुम अपने कैरेक्टर को जियो, वो अपने कैरेक्टर को जिए। लेकिन ये ना युद्धों ने गड़बड़ करी। खैर चलो, प्रश्न तुम्हारा जो है उसी का जवाब दे देते हैं। अब यहाँ पे मैं आयुर्वेद के पीछे छुप जाऊंगा एकदम, आयुर्वेद के पीछे एकदम आ जाऊंगा। आपको पता है कि आयुर्वेद के अनुसार स्त्रियों को कोई बीमारी नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार स्त्रियों को कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि सारे आयुर्वेद के लोग स्त्रियों के लिए भी दवाइयां बेच रहे हैं। है? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आयुर्वेद में कहीं पे भी स्त्री के बीमारी की कोई बात ही नहीं की गई है। स्त्री को आयुर्वेद बीमार मानता ही नहीं। स्त्री की सारी बीमारियां जो हैं वो अभी कुछ समय से आनी शुरू हुई हैं। पहले नहीं होती थी स्त्रियों को बीमारी। स्त्रियों को बीमारियां पहले होती नहीं थी। स्त्रियों को बीमारियां शुरू हुई हैं जेलसी से, ईगो से, पजेसिवनेस से, जो उनके अंदर से चीजें निकल के आनी शुरू हुई हैं। मॉडर्न सोसाइटी में कंपटीशन से शुरू हुई हैं। तो इन स्त्रियों की जो बीमारियां हैं वो शारीरिक बीमारियां नहीं हैं, वो सारी मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं। और मनोवैज्ञानिक में तो मैं भले ही पुरुष हूं, लेकिन स्त्री के मनोविज्ञान को समझता हूं। आपको मालूम है कि कई मनोवैज्ञानिक ने इस बात का जिक्र किया है, सिगमंड फ्राइड ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां 10 में से 9 बार, यानी कि 100 में से 90 बार
सिर्फ पुरुषों का अटेंशन पाने के लिए बीमार होती हैं। ये मतलब एक स्त्रियों की बीमारी का फैक्ट पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि 10 में से 9 बार वो मक्कारी करके पड़ी होती हैं कि उनका आ जाए भैया इलाज। तो एक इनका इलाज है बड़ा, मतलब जैसे मैं करता हूँ, मेरे पास भी कई स्त्रियां रहती हैं और स्त्रियां तो स्त्रियां ही हैं, तो हो जाता है, उनको भी बीमारी हो जाती है, अटेंशन वाली बीमारियां होती हैं अक्सर। मैं नहीं अटेंशन टेंशन देता किसी को, बीमार हो तो जरूर पड़े रहो, ठीक हो जाओगे। मैं मतलब ये बात बड़ी अजब की है। और ये मैंने कैसे पकड़ा, आपको शायद पता ना हो कि पुरुष भी 7 साल की उम्र तक स्त्री होता है। ये मैं आज एक नई चीज बता रहा हूं। 7 साल की उम्र तक का बच्चा, चाहे पुरुष ही क्यों ना हो, वो स्त्री होता है। और 85 साल के बाद जो बुढ़ा होता है वो भी स्त्री होता है। और 85 साल का तो मैं भी हुआ नहीं, लेकिन 7 साल तक की बता सकता हूं। मैं 7 साल से पहले मेरे अंदर भी कुछ अटेंशन की बेवकूफियां थी जबरदस्त। मैं अपने घर में घर वालों का अटेंशन पाने के लिए अक्सर जिद करता था और मैं भूख हड़ताल कर देता था, खाना नहीं खाऊंगा। अब खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी मम्मी मेरे पीछे थाली लेके दो, बेटा खा ले, बेटा खा ले, है ना। तो मुझे अच्छा लगता था। मैं आज मुझे याद है सब चीजें कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ वो अटेंशन पे कर रहे हैं। लेकिन क्या जबरदस्त एक घर में मेरे इंसान रहा करता था, वो इस चीज को समझता था और वो जबरदस्त ट्रीट करते थे। और वो मुझे समझ में आई बात। मेरे पापा, मेरी माँ जो थी वो कहती, देखो जी खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, खा नहीं रहा है, तंग कर रहा है। हमारे पापा से जब वो कहती, पापा ऐसे कहते, भूख नहीं होगी, कोई बात नहीं, भूख लगेगी, खा लेगा। मतलब मेरे सारे अटेंशन की वो माँ बहन कर देते थे कतई एकदम। और सच बताऊं बात, कि मैं मम्मी से अटेंशन के चक्कर में भूखा भी रह लेता था। लेकिन जैसे ही मेरे पिता मेरे इस अटेंशन को तोड़ते थे, ये बात कह के भूख लगेगी खा लेगा, वैसे ही मैं गुस्से में उठता था, ले आओ मेरे लिए 2 पराठे खा लेता हूं। मतलब आप समझो कि उन्होंने उस चीज को तोड़ दिया। मैं अचानक एक अटेंशन के रस में जी रहा था और मेरी माँ मुझे लगातार उसका अटेंशन दे रही थी, उस चक्कर में खा नहीं रहा था। मतलब मैं और अटेंशन चाहता था, और अटेंशन चाहता था, मतलब बीमार और फिर बीमार और बीमार और बीमार और बीमार, क्योंकि वो अटेंशन दे रही हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पिता ब्रेक करते थे, तुरंत ही मैं एकदम पराठा मंगाता, क्या पराठा खा ले। बस ऐसे थोड़ी गुस्सा दिखा के खा लेता था, लेकिन खा लेता था। आप जो मैं कह रहा हूँ ना, सारी स्त्री समझ रही होंगी कि क्या करती हैं। देखो इसमें बुरा नहीं मानना, है ना। अब मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने को स्त्री बोल के आपको समझा रहा हूँ, तो अब तो समझ जाओ मैत्री सेकंड, है ना। हाथ मिलाओ बढ़िया से। तो बात ऐसी है कि आपको बीमारी है ही नहीं। स्त्री को बीमारी होती नहीं, पुरुष होता है बीमार। पुरुष कमजोर प्राणी है, स्त्री जो है वो मजबूत प्राणी। स्त्री के पास हर चीज पुरुष से अधिक है। लेकिन लेकिन ये जमाने में बता दिया गया स्त्रियां बीमार होती हैं। स्त्रियों की बीमारी का कारण साइकोलॉजिकल है, और साइकोलॉजिकल में सबसे बड़ा कारण अटेंशन है। अगर कोई स्त्री अपने अटेंशन फैक्टर पे थोड़ा काम कर ले समझ के साथ, तो अटेंशन के बहुत से ऐसे भी तरीके होते हैं जिसमें अटेंशन पॉजिटिव रूप में वर्क करता है और नेगेटिव रूप में वर्क नहीं करता। जो स्त्री जितना सेल्फ सेंटर्ड होगी, उतना ही वो किसी एक से अटेंशन लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करेगी। लेकिन जो स्त्री क्रिएटिव होगी, तो उसको अटेंशन क्रिएटिविटी से मिल जाएगी। उसकी क्रिएटिविटी से उसको अटेंशन मिलेगी और सेल्फ सेंटर्ड वो कम हो पाएगी, और उसके कारण वो पुरुष से कम अटेंशन मांगेगी। तो जो भी स्त्रियां इस तरीके की ज्यादा बीमार पड़ती हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि उनको किसी क्रिएटिविटी की जरूरत है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी। तो जब भी कभी आगे कोई स्त्री अपने संबंध में बात करेगी, तो मैं आगे ऐसे सेशंस लूंगा जिसमें केवल स्त्रियों के सेशंस होंगे। तो वो मुझे कॉल करें, अपना नाम छुपा के वो थोड़ी सी अपनी बातें जो मैं पूछूं बताऊं, तो फिर मैं उनको बता सकता हूं कि वो किस तरीके की चीजें करें जिससे उनकी लाइफ की क्रिएटिविटी सोसाइटी के काम भी आएगी, और वो अटेंशन की सोच से मुक्त होंगी, और जितना वो मुक्त होंगी उतनी कम बीमार होंगी। तो ये मेरा स्त्री के संबंध में एक एनालिसिस है। आपको अच्छा लगा हो तो ठीक, नहीं लगा हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी प्रश्न। स्वामी जी, एक और क्वेश्चन है फिजिकल ट्रॉमा से रिलेटेड कि
जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिसमें अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो रखी है, स्टिचेस आए हुए हैं, कोई स्टंट डला है, कोई ऑर्गन रिप्लेस हुआ है, तो जो सर्जरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, तो आप कहते हैं क्या विदाउट मेडिसिन थेरेपीज के द्वारा या जैसे भी आपका जो ट्रीटमेंट का मेथड है, आप उसके द्वारा विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी स्टिचेस आप जो है उसका इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस का इलाज कुछ लोगों ने जैसे बताया है कि वो लोग मतलब कई लोग और लोग भी विदाउट सर्जरी जो है ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिनके वीडियोस अवेलेबल हैं और जिनके रिव्यू भी है मार्केट में, और उसमें से कई टाइप के जो है वो फेक सिद्ध हो चुके हैं। तो लोगों का जो सर्जिकल केसेस है उसका विदाउट मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है उन पर अब ट्रस्ट इतना रहा नहीं। तो अगर ऐसे कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, तो हम उनको कैसे हील कर सकते हैं जबकि उनकी मेडिसिन भी चल रही है, उनके स्टिचेस में अभी पेन है, बॉडी से फ्लूइड भी जो है अगर निकल रहा है, तो हम लोग ऐसा यहाँ पे क्या ऐसे केसेस को हम यहाँ पे लेंगे, और लेंगे तो हम उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे? तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, ये भी कुछ लोग जानना चाहते हैं। हम नहीं ले रहे भैया ऐसे पेशेंट को। अब ये कोई बात है, तुम दवाई खा रहे हो और फिर किसी दिन टांग टूट गई मेरे पास भाग आते हो। हम नहीं ले रहे भाई, हम तो आज से शुरुआत कर रहे हैं। अभी तो स्वस्थ हो ना। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना आज से, जिन्होंने अभी ये 5 वीडियो, मेरा तीसरा है ये, और जो 2 आगे होंगे, जो 5 वीडियो सुने होंगे वहां से आप मेरे क्लाइंट होते हो। उसके बाद से आपकी समस्या की मेरी, अब किसी की टांग टूट गई मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, वो साइड में जाओ। हाँ, आप लोगों की टांग ना टूटे उसके लिए मैं अवेयरनेस लाऊंगा आपके अंदर की टांग ना टूटे। फिर भी कोई चीज हो जाती है तो मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पे एक दाग देखते होंगे, यहाँ पे ये एक दाग है मेरे। तो मैं छोटा था, मेरी उम्र कम थी, तो मैं एक बार छत से गिर पड़ा, और छत से ऐसे गिरा कि हमारे घर में जो जीना था उस पे एक दीवार होती थी, तो बस पूरा एकदम फ्लाई करता हुआ आया और मैं ये टकराया वहां एकदम कॉर्नर से, और इतना बड़ा छेद हो गया था, इतनी बड़ा, लगभग मेरी माँ कहती है कि पूरा एक बड़ा रुपया ऐसे करके उसमें रख दो, इतना बड़ा छेद हो गया। अब ये स्टिचेस लगते हैं ना बहुत लोगों को, ये स्टिचेस हैं। नहीं, स्टिचेस नहीं है। मैं अब जो बात बता रहा हूं आप कहोगे लो अब ये दिमाग से तो हटके बात बता दी। नहीं यार, इतना भी नहीं। अब शरीर है ऊपर, आप कपड़े पहने हो नहीं पहने हो, हम कहेंगे दिमाग से आप नंगे रहो, तो आप तो रहोगे नहीं। तो जब कपड़ों की मान रहे हो तो थोड़ी बहुत बात बाहर की ली जा सकती है। मेरी माँ ने इसको, उसको कुछ समझ में नहीं आया, इतना खून निकल रहा था, इतना खून निकल रहा था कि माँ समझ में नहीं आया कि बच्चे का करें क्या। तो उसने तुरंत ही फिटकरी उठाई और यहाँ पे उसने मुझे ऐसे करके लगा के और ऐसे दबा दिया। मतलब इस तरीके से उसने फिटकरी रख के दबा दिया। फिटकरी एक टाँके का काम करती, उसने मुझे यहाँ उस समय उसको दबा के और उसने उसको जोड़ दिया। अब ये इलाज है ना, डॉक्टर भी यही करता। हाँ, एक थोड़ी तकलीफ हो गई। वो तकलीफ इतनी हुई कि मेरी आंखें नीचे से जो काली दिखाई देती हैं, ये काली असल में क्या है, ये एक तरीके का उस समय मुझे खून यहाँ पे भर गया, जो एकदम निकल जाना चाहिए था, वो आस पड़ोस के हिस्से में भर गया। पहले मेरी यहाँ नीचे नीचे तक थी, अभी थोड़ी कम हुई है। तो ये थोड़ा सा बस इतना एक इम्पैक्ट पड़ा, थोड़ी खूबसूरती में इम्पैक्ट पड़ गया, और कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी साधना में बड़ा काम आया। कई लोग कहते हैं स्वामी जी, बहुत गहरी साधना करने वाले लोगों के आंखों के इर्द गिर्द एक कालापन आ जाता है। कोई आ जाता है, वो भी की हुई है तो चलो मान लो, तुम वो भी मान लो। कहने का सिर्फ ये अर्थ है कि हमारी माँ ने सिर्फ इतना किया, और उसके बाद मुझे अभी भी याद है, उन्होंने एक मुझे गिलास दूध दिया था हल्दी डाल के, इतना तो उन्होंने किया, और बाकी तो शरीर नहीं किया। बाकी तो शरीर नहीं किया ना, ऊपर की चीज का स्टिच कर दिया। ये ऐसा ही है जैसे मैं अभी कपड़े से अपने तन को ढके हूं, तो कुछ चीज खुल गई थी, तो ऊपर की चीज खुली है तो ऊपर से ही देनी पड़ेगा। वहां मस्तिष्क मस्तिष्क भी कर लेगा। मस्तिष्क इतना करेगा कि खून आपका फिर 4 लीटर बह जाएगा आराम से। फिर वो 1 लीटर के बाद आप उठोगे तब बह ही नहीं पाएगा, बहने लायक ही नहीं रह जाएगा। फिर आप थोड़ा फट जाएगा, फिर मुंह का हिस्सा ऐसा हो जाएगा। दिमाग तब भी काम करेगा, ऐसा मत समझो, काम दिमाग ही करेगा। बस थोड़ा एड़े बेड़े टेढ़े से नजर आओगे और कुछ नहीं होगा। तो आप अगर मुझसे पूछो कि बाहर की सर्जिकल चीजों में क्या करेंगे, तो सर्जिकल चीजों में भी डॉक्टर नहीं कुछ करते हैं। डॉक्टर ऊपर से टाँके आके लगा देते हैं।
आजकल तो वो नया सिस्टम चल गया, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने कमाई का ज़रिया सीख लिया, उन्होंने कोई किसी की टाँग टूटती है, उसे वहाँ बोल्ट-वोल्ट लगा के कस देते हैं। ये कोई क्या तरीका हुआ? सच बात तो ये है कि हड्डी को सिर्फ़ हड्डी का जो रस होता है जो अंदर का, उसके उससे बस टच करना है और आपको उसे सही से टच कर दीजिए, फिर उसको आप चाहें बाँस की फंटी बाँध के बाँध दीजिए और वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक बार मुझे याद है अभी भी मुझे हाथ में, हाँ, इसी में ऐसे करके अंगूठा एक जगह शीशा लग गया था और एकदम बहुत गहरा एकदम कट हुआ और वो कट ऐसा हुआ कि मैं अंदर तक मतलब पसीना-पसीना हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने कट हुआ थोड़ी देर में देखा कि वहाँ पे एक व्हाइट सा एक ब्लड के साथ एक व्हाइट सी लेयर सी आनी शुरू हुई। असल में वो शरीर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। उसने उसको भरने के लिए तुरंत अपने डॉक्टर्स को भेजना शुरू कर दिया। तो शरीर अपना काम करता है, लेकिन हम उसको उतना समय दें। हम उसको हम उसको इतना ज़्यादा जल्दबाज़ी में जब चीज़ें करने लग जाते हैं, पेन किलर खा लोगे, अब तुम्हें दर्द हुआ, तुमने पेन किलर खा लिया, तो शरीर जो उसको भेज रहा था, वो कहेगा, उसके पास मैसेज जाएगा कि अरे! ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। अब ऑल इज़ वेल है तो वो कहेगा, जाओ साले मरो जाके अपने ठीक करो या ठीक हो गया होगा। जैसे कोई अभी बच्चा हमारे यहाँ अभी मान लो नीचे किसी को चोट लग जाए और नीचे से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आए, हम यहाँ से उठ के जाएँ और बीच में मौलिक अपना गाता हुआ है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो हम वहीं रुक जाएँगे, उसको इलाज नहीं देंगे। वो नीचे गिर गया होगा भले ही। तो कहने का अर्थ ये है कि आप पेन लो, थोड़ा पेन लो, जाने दो मैसेज माइंड तक, वो माइंड तक मैसेज जाएगा तभी तो बॉडी इलाज करेगी। हाँ, अगर आपको पेन हुआ, कोई तकलीफ हुई, आपने सबसे पहले पेन किलर खा लिया, तो मस्तिष्क थोड़ा आपका इलाज में देर कर देगा, फिर वो आपसे देर में इलाज करेगा। तो फिलहाल ये जो बाहर की चीज़ें हैं, इनके भी इलाज होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक लड़का था, जब मैं देखा था कि उस लड़के को डाल दिया गया था स्क्रू वगैरह, उसका हाथ टेढ़ा था, तो मैंने एक पिता ने मेरे एक डॉक्टर सरदार जी थे, डॉक्टर क्या गाँव के व्यक्ति थे, फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोगों का इलाज करते थे, हाथ-पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए। मेरे फादर का भी उन्होंने किया था। तो एक बार मेरे फादर उनके पास उन्हें लेके गए, तो उस आदमी को जो था ये डॉक्टरों ने बोल दिया था ये स्क्रू नहीं निकल सकते, आपका हाथ अब ऐसे ही रहेगा। लेकिन उस डॉक्टर ने उसको देखा सरदार ने और उसको देख के पता नहीं कैसे सेट किया और उसने थोड़ा बहुत करके और कहा जा डॉक्टर से बोल स्क्रू जिसने डाले थे उसी से निकलवा दे जाके तू ठीक हो गया। और उसने वो किया। जो डॉक्टर मना करता था उसने कहा नहीं अब निकाल दो। उसने स्क्रू निकाले, 2-4 महीने के बाद उस आदमी का हाथ बिल्कुल ठीक और सही काम कर रहा था। तो कहने का अर्थ ये है कि आप सोचो डॉक्टर कुछ करते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं करते। डॉक्टर सिर्फ़ आपको सहलाते हैं, आपको सिर्फ़ उतना सहयोग देते हैं जितना ऑलरेडी आप कोई भी व्यक्ति दे दे तो उससे दिमाग ठीक कर दवाई का कोई रोल नहीं। तो आज मैंने इन सारे विषयों पे चर्चा की, सिर्फ़ इसलिए ताकि आप दिमाग की क्षमता के साथ-साथ कुछ मेरी और बातों को समझना शुरू कर दें। कल मैं आपके बीच आऊँगा, अगर किसी वजह से नहीं आ पाया तो परसों आऊँगा। कहने का अर्थ ये है कि चौथे सेशन में जब हम मिलेंगे, तो मैं आपको एक छोटी-सी टिप्स दूँगा, 1-2 टिप्स दूँगा, जिसको आप यूज़ करके अपनी नींद को और गहरा और अच्छा बना सकते हैं। नींद जितनी गहरी और अच्छी होगी, उतना दिमाग आपका स्वस्थ होगा, जितना दिमाग स्वस्थ होगा, उतना ही वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। आज इतना ही।